उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है चिन्मय और ये है मुंबई महाराष्ट्र से। 2004 इनका डेट ऑफ बर्थ। इनके माता पिता ने पूछा है कि कला के क्षेत्र में इनके जाने के योगदान कितने हैं और कैसे हैं। मैं एक बात बता दूं बहुत अच्छे तरीके से कि आपकी कुंडली में बुध जो है वो लग्न में ही बैठे हैं, यहाँ पे भी, और ये यहाँ भी 12 नंबर में ही बैठे हैं। इस वजह से जो स्थिति इनकी बन रही है कुंडली में वो बहुत अच्छी बन रही है। दशमांश कुंडली में व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र से धन कमाता हुआ देखा जाएगा और उसको सुख की प्राप्ति भी होगी। दरअसल वो अपने कर्म को लेकर के कितना सुकून महसूस करेगा, उसमें ये कुंडली 100% हाँ में बहुत अच्छी है। हाँ, ये बात है कि उसके साथ कंपटीशन हमेशा ही जुड़े रहेंगे और उसको अपना बल हमेशा लगाते रहना पड़ेगा। आप कभी भी मतलब वो करियर कभी भी उत्थान पतन के बीच में झूलता नहीं रहेगा, बिल्कुल ही प्रोग्रेसिव है और बहुत ही सटीक है, पर आपको अपडेट रहने का दबाव आपके ऊपर रहेगा। आपकी कुंडली में सूर्य का उच्च का होना ये बहुत अच्छा होगा, शुक्र का स्वग्रही होना, मंगल का यहाँ बैठना बहुत बढ़िया, क्योंकि ये भाव के कारक मंगल और शुक्र इस भाव के अधिपति, भाव के कारक और भाव के अधिपति अगर उसी भाव में बैठ जाएं तो व्यक्ति का संचार क्षेत्र बहुत अच्छा हो जाता है। इस वजह से व्यक्ति को मीडिया, व्यक्ति को टेलीकॉम और व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट और व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पे जो चीज भेजी जाती है, प्रेषित की जाती है, उस क्षेत्र में बहुत अच्छा है। इंटरनेट का वर्ल्ड बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद कम्युनिकेशन ये भी बहुत अच्छा रहेगा। कला जो है वो भी क्षेत्र बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये तीसरा भाव बहुत अच्छा रहा। राहु के साथ बैठे हैं तो आत्मबल थोड़ा बहुत कमजोर हो सकता है, क्योंकि 17 डिग्री के राहु हैं और 13 डिग्री के सूर्य हैं। इस वजह से सूर्य अश्विनी नक्षत्र में बैठेंगे तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने के साथ साथ चालाक और बुद्धिजीवी बना देंगे। और बुध लग्न में रेवती नक्षत्र के 27 डिग्री के थोड़े कमजोर होकर के नीच के हैं लेकिन वर्गोत्तम हो जाएंगे तो व्यक्ति को कला संपन्न और कॉमर्स आदि का क्षेत्र भी जातक के लिए अच्छा रहेगा, उसमें भी कोई कमजोरी नहीं होगी। आप जब दशमांश कुंडली देख रहे हैं तो वहां पे चंद्रमा व्यक्ति खुद का कारोबार भी अगर करना चाहे तो कर सकता है। हालांकि मैं एक बात बता देता हूं कि व्यक्ति के पास धन की समस्या कभी भी नहीं होगी। कारण है क्या? क्योंकि धन भाव के अधिपति शुक्र जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं मंगल, तो इसे बहुत अच्छा कहा जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो गुरु की दृष्टि धन भाव पे जा रही है, तो गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में दशम स्थान पे, गुरु की दृष्टि यहाँ पे, तो ये भी कमजोर नहीं है और गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए भी अच्छी होगी। पर एक चीज जो है वो व्यक्ति को हमेशा ही अपने जीवन में धर्म और दान का बना करके रखना होगा। और तीसरे नंबर पे शनि का चतुर्थ भाव में बैठना 3 नंबर की राशि में, जहां के अधिपति लग्न में बैठ रहे हैं, तो व्यक्ति माता से बहुत ज्यादा प्रभावित है और माता को लेकर के चलने वाला है। मातृपक्ष ज्यादा व्यक्ति का लाभदायक होगा और माता साहसी भी और बहुत ज्यादा केयरफुल भी है। माता का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर ज्यादा देख रहा हूं। उसके अतिरिक्त मैं एक बात बता दूं तो पिता जो है वो धनाढ्य हैं और बड़े वर्ग से आते हैं। पिता और पैतृक संपत्ति में कभी कभी छोटी मोटी जो है वो कंफ्यूजन वाली स्थिति बन सकती है। इस वजह से पिता को अपने जाने से पहले ही अपने संपत्ति के बारे में, अगर 2 से अधिक भाई बहन है, हालांकि इस कुंडली के आधार पर मैं वो स्थिति देख रहा हूँ कि कुंडली में अच्छी है, बहुत ज्यादा झगड़ा तो नहीं है छोटे भाई के साथ अगर है तो, लेकिन मंगल के कारण उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी बन रही है। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि जातक को कम से कम, अगर अकेला भी है, हालांकि बहुत ज्यादा बार इनके चांस ये बन रहे हैं कि व्यक्ति की कुंडली जो है वो लाभदायक है, पैतृक संपत्ति के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उच्च के सूर्य बैठे हैं, तो उच्चस्थ ग्रह के साथ बैठ करके राहु का प्रभाव भी उच्च के सदृश और उसका फल बड़ा अच्छा मिलने लगता है। इस वजह से ये स्थिति अच्छी कही जाएगी। उसके बाद मतलब पैतृक संपत्ति के योग हैं, पर आत्मबल कमजोर ना हो और व्यक्ति कभी भी सरकार से धोखा ना करे, सरकार से उसको कोई दिक्कत ना हो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। उसके ऊपर टैक्स देने का दबाव हो, वो टैक्स देता रहे, कभी भी इनकम टैक्स वालों के साथ कोई माथापच्ची ना हो, सरकारी पदाधिकारी से कभी भी बहस वगैरह की स्थिति न बने, वकीलों के साथ, जज वगैरह के साथ, सरकार में जो इंस्पेक्टर हैं उनके साथ पुलिसिया कार्रवाई ना हो। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। अपने इनकम को हमेशा ही दिखाते रहना चाहिए। और चतुर्थ भाव के शनि आपकी कुंडली में लग्न को देखेंगे, मीन राशि को, इस वजह से आपको सबसे पहले तो वो मोक्षदायक बनाएंगे और उसके बाद उनकी तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली के 6वें भाव पे जाएगी, जहां वो कई बार आपको आलसी और पेट का रोगी बना सकते हैं। इस वजह से अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए। लग्न पे शनि की 10वीं दृष्टि आपकी कुंडली में लाभदायक होगी सामान्यतया, आपके काम को थोड़े बहुत विलंब के साथ और आपके प्रभावों को थोड़ा बहुत कमजोर करने का काम करेंगे, क्योंकि इस कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते
और इस कुंडली के लिए मंगल बुध अच्छे नहीं होते, इस कुंडली के लिए मंगल अच्छे होते हैं और चंद्रमा अच्छे होते हैं। मंगल की दशा और चंद्रमा की दशा जातक के लिए अच्छी रहेगी। बुध भी इस कुंडली के लिए सामान्यतया थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ अच्छे होते हैं, हालांकि वो मारक हो जाते हैं। सामान्य मारक शनि मतलब सहायक मारक, और वैसे प्रमुख मारक ग्रह के रूप में यहाँ पे ये बनेंगे। शुक्र भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, ये हमेशा अपनी दशा में मेहनत ज्यादा करवाते हैं और आपका काम बिगाड़ते भी हैं थोड़े बहुत प्रभावों के साथ। हालांकि विपरीत स्थिति का निर्माण वो कर सकते हैं, कई बार अपनी पत्नी के कारण, कई बार अपने दाम्पत्य के कारण। इस वजह से कुंडली मिला लेना चाहिए, क्योंकि शुक्र और मंगल का एक साथ बैठना कई बार आप पे लांछन लगवा देता है, ऐसी चीजें होती हैं। चतुर्थ भाव के बाद पंचम भाव बहुत बढ़िया बना है, और चंद्रमा आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के ऐसे हैं जहां पे वो पापक हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे आपके चंद्रमा से जब गुजर रहा हूं तो आपको आपका पंचांग बता देता हूँ। देखिए, वैशाख माह में जन्मे होने से व्यक्ति जो होता है वो बड़ा सुंदर होता है, देखने में बड़ा ही मधुर, संगीत का, कला का पारखी होता है। बहुत ही छोटी छोटी चीजों पे बहुत ही उसका दिमाग जाता है, दौड़ता है, और बहुत क्विक रिएक्शन करता है, तीव्र बुद्धि का होता है, कहने का मतलब है। उत्तरायण में जन्मे है तो आत्मबल ठीक होगा। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे है तो जन्मस्थान से दूर जाना चाहिए, तभी धन बच पाएगा, ये मैं बार बार कहता हूँ। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि में जन्मे हैं, इस वजह से पापक ग्रह के चंद्रमा कभी भी आपको परेशान करने के लिए उतावले हो सकते हैं। उनको ठीक करने का साधारणतया उपाय, शिव जी के आसपास कोई मंदिर हो, शिव जी का मंदिर, तो वहां पे जाया करिए। इससे आपको सफलता ये मिलेगी कि कम से कम आप ईश्वर के मंदिर का दर्शन होते रहे और जीवन में आपका मन कभी भी विचलित ना हो, क्योंकि सूर्य राहु के साथ है और चंद्रमा पापक है। और होता क्या है कि वस्तुतः चंद्रमा जो है वो इम्यून के सिस्टम के कारक इम्यून के कारक होते हैं, तो वो जब बैठे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये गुरु के साथ आगे पीछे बैठे हैं, तो ये थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है, क्योंकि सूर्य के ऊपर भी राहु का प्रभाव, गुरु के ऊपर भी राहु का प्रभाव, और शुक्र जो है वो शुभग्रह होकर के तीसरे भाव में बैठ गए मंगल जैसे पापक ग्रह के साथ। तो ये थोड़ी सी समस्या अल्टीमेट हो सकता है, क्योंकि ये भाव अच्छा बना है, जहां व्यक्ति का संचार क्षेत्र अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, उसका ड्राइविंग बहुत अच्छा है, उसकी स्किल बहुत अच्छी है, वो जब पकड़ लेता है तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप करता है, तो ये बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे सावधान कराना होगा इस मामले में, क्योंकि दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा और सूर्य थोड़े थोड़े इंपैक्ट हो रहे हैं। चंद्रमा इंपैक्ट नहीं हो रहे, दरअसल उनको मैं कहूंगा कि उनको जो बल मिलना चाहिए था, जिसके भरोसे वो काम करते हैं, वो थोड़े से कमजोर हो रहे हैं। और चूंकि शुक्र से वो केंद्र में भी नहीं है, गुरु से शुक्र केंद्र में है, तो ये अच्छी बात होगी, व्यक्ति कम से कम बुद्धिमान और यशस्वी हो जाता है, गुणकारी होता है। लेकिन सूर्य राहु के साथ है, इस वजह से व्यक्ति इगोइस्टिक भी हो जाएगा स्वभावतया, क्योंकि उन दोनों की दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे भी पड़ेगी। तो ये बात है, अष्टम भाव के अधिपति मंगल के साथ तो व्यक्ति को जिद्दी, हठी, गुस्सैल या कई बार बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बना देते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये बात मैंने कही। चतुर्थ के बाद पंचम भाव आपकी कुंडली में खराब नहीं है, तो संतान का सुख बहुत अच्छा देता है। सोमवार को जन्मे हैं और जन्म कुंडली में स्थिति खराब नहीं है, बहुत अच्छी है। और सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में राहु के साथ अगर नहीं होते तो और भी ज्यादा अच्छी बात होती। हालांकि वहां पे सूर्य ये कहेंगे कि नहीं, तुम मेरे साथ बैठे हो तो तुम्हें मेरे ही तरह का फल देना होगा, मतलब जातक को धनवान बनाना होगा, ये बात है। राहु का प्रभाव कभी कभी राहु की दशा में परेशान कर सकता है। पुष्य नक्षत्र में नक्षत्रों का अधिपति, यह नक्षत्रों का राजा होता है, सभी नक्षत्रों में राजकुमारी से राजा कहा जाता है, तो इसे आप अच्छा कह सकते हैं, जहां पे व्यक्ति धनाढ्य वर्ग से धन के लिए मालिक होता है क्या बोलना था, क्या बोल रहा हूं, मालिक होता है। पुष्य नक्षत्र शूल योग में जन्मे होने से कई बार धोखे से व्यक्ति को इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से सतर्क रहें, सावधान रहें, नहीं तो लोग आपका इस्तेमाल तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपको अंगूठा भी दिखा के चले जाएंगे। व्यवसाय आप खुद का भी कर सकते हैं, कोचिंग क्लासेस शुरू कर सकते हैं। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण आपके अंदर शुद्धता, सात्विकता और निवृत्ति, सुखद दाम्पत्य, श्रेष्ठ विचार, सद्गुण, परोपकार, धर्म, दया, ज्ञान और ऊर्जा से भरा होना और सकारात्मक होना, ये आपके पास के सबसे अच्छे लक्षण हो सकते हैं। इसको हमेशा ही बना करके रखना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि पंचम भाव बलवान है और तृतीय भाव भी ठीक बैठा है, गुरु भी छठवें भाव में बैठे हैं, तो ठीक ही होंगे, क्योंकि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अधिपति पर उनकी दृष्टि है, तो इसे अच्छा कहा जाएगा। और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अधिपति इस भाव से पंचमस्थ उच्च के बैठे हैं, यानी कि व्यक्ति को कोर्ट केस कचहरी आदि से डरने की बात नहीं है, पर उसमें पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य के साथ राहु बैठे हैं, उस पर दृष्टि है छठवें भाव पे, तो कई बार आप इधर उधर उल्टे पलटे चक्कर में ना पड़ जाएं इस वजह से। हालांकि आपको कोई भी समस्या अपने ज्ञान के बल पे ही खत्म करने की बारी है।
सातवें भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में नीच के बैठे, लेकिन उसे देख रहे हैं, इस वजह से दाम्पत्य अच्छा रहेगा, प्रपत्ति थोड़ी चालू आती है। और सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में आप देखें तो किसी भी शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं है, उन पे पापग्रह मंगल की दृष्टि है, यानी कि सप्तमेश पे शनि की दृष्टि, विलंब से विवाह, उम्र में थोड़ा अंतर ज्यादा, और कई बार थोड़ी सांवली, लंबी और क्रूर बोलने वाली ऐसी पत्नी मिल जाए, इस वजह से कुंडली पहले ही मिला लेना चाहिए। मतलब हमें विचार इस पे करना होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए। क्लियर है? आठवें भाव के अधिपति शुक्र विपरीत स्थिति और भाग्य भंग योग लगेगा। हालांकि यहाँ पे भाग्य का सुख मिलता रहेगा, व्यक्ति धार्मिक होगा, पुरोधा होता है, देता है, पर कई बार वो दिखा दिखा करके देता है। जैसे आपको ये कह दूं कि ऐसा कि मैं मंदिर जाता हूं, मैं पूजा करता हूं, ऐसा कह कह करके करने वाला, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर भाग्य भाव के अधिपति कोई भी ग्रह बनते हो और उस पर अगर उनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो मैं समझता हूं कि वो ठीक है, वो कमजोर नहीं है किसी भी मायने में, और इसे कई प्रकार से धनवान योग भी कहा जा सकता है। क्लियर है? दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु हैं, वो जाकर के जन्म कुंडली में पंचम भाव में अपने भाव से नवम पंचम बैठे हैं। इसे अच्छा कहा जाएगा। जहां कई बार उसके पिता के साथ संबंध थोड़े बहुत कमजोर होते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। उनके स्वास्थ्य में कोई कमजोरी ना हो और खुद का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, मतलब पेट वगैरह की समस्या ना बनती हो, इसका ध्यान रखना होगा। उसके अतिरिक्त दशम भाव के अधिपति जब छठवें भाव में बैठ जाते हो, तो आपको एक बड़ा अच्छा रास्ता ये मिल जाता है कि आपके पिता और आपके दादाजी दादी या जो भी आपके कुल के जो दीपक रहे हैं पहले, आपके पहले, वो जो काम करते आए हो, आप उस क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। मतलब ये जो, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं उसको आप एक बार कलेक्ट करा और फिर देख लिया कि मेरे सामने मैंने अपने हिसाब से ये ऑप्शन चुने हैं करियर के लिए, लेकिन इनमें से जो मैं अलग से चुन रहा हूं और जो मेरे पुराने हैं, प्रेडिसेसर जिसको बोलते हैं, तो वो अगर जन्म कुंडली के आधार पर अगर उनसे कुछ मिल सके, जहां से वो कि जैसे वो क्या करते थे, उन्होंने अपने जीवन को कैसे बिताया था, उनका करियर कहां था, जैसे पिता क्या करते हैं, तो उनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें से 5 अगर चीज वो करते हो, तो उसमें से एक ऐसी कौन सी चीज है जो मैं उठा करके आगे बढ़ सकता हूं, तो आप इस पे भी विचार कर सकते हैं। आपके पूर्वजों का व्यापार भी आप संभाल सकते हैं, कहने का मतलब ये है। और पिता के साथ, पिता नौकरी वाले होते हैं, अच्छे पद वाले होते हैं, तो पिता का कारोबार मैं कभी भी आपकी कुंडली में खराब नहीं देख रहा हूं, वो बहुत अच्छा होगा। और अगर थोड़ा बहुत अगर कमजोर चल भी रहा होगा तो वो इसलिए चल रहा होगा क्योंकि हो सकता है उनकी कुंडली में स्थिति खराब, ऐसे है नहीं, वो बहुत अच्छा है। आप संबंध कभी भी खराब मत होने देना। एकादशवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लाभ योग बनाएंगे, इसे महाभाग्यशाली योग कहता हूं मैं। और वस्तुतः शनि की स्थिति बनी है, उस भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, तो बुध नीच के भी मैं नहीं समझता हूं कि वो खराब है। क्यों खराब नहीं है? क्योंकि वो लाभ भाव के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति से, या सप्तम भाव के अधिपति अगर लाभ भाव से देखे जाते हो, तो ये धन का संबंध बनेगा, पर पर्सनल लेवल पे जातक को प्रभावित कर सकता है। जैसे दाम्पत्य कमजोर हो जाए, दाम्पत्य में विलंब हो जाए, विवाह देर से हो, रिश्ते कटते जाते हैं, विवाह टूटता जाता है। टूटने का मतलब होकर के टूटना नहीं, मतलब कट पिट करके, ऐसा वाला। कोई पहले पसंद आ गया फिर बाद में बात बनी नहीं, ऐसा ना हो। इस वजह से एक ही बार में उसको क्लियर कर दिया जाए, ऐसा प्रयास करना होगा। 12वें भाव के अधिपति हैं, इस वजह से माता के स्वास्थ्य को और माता को एक्स्ट्रा चिंता देते हैं, ये बात भी बनती है। पिताजी का प्रभाव बहुत अच्छा है, इस मामले में कोई कमजोरी नहीं देख रहा हूं। इसके बाद नवमांश कुंडली को अगर आप देखेंगे तो लग्न के अधिपति होकर के लग्न में शुक्र चंद्रमा गुरु, बहुत अच्छा है ये, मतलब इसे इस कुंडली की सबसे अच्छी बात कही जा सकती है। पर ससुराल से झगड़ा वगैरह ना हो, ये अंगारक योग। हालांकि धनवान योग वो लोग होंगे, पॉलिटिकली आपको हरा सकते हैं, इस वजह से उनके साथ कभी भी उलझिएगा मत। आर्थिक स्थिति कभी भी कमजोर नहीं होगी, नवमांश कुंडली को देख करके मैं ये बता रहा हूं, और ये 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं। कर्म क्षेत्र आपकी कुंडली में धनदायक होगा, अनुभव आपके पास बहुत बढ़िया होगा। और एक बात और भी बता दूं तो आपके पास स्किल है बहुत अच्छा, अनुभव कमजोर ना हो, इस वजह से प्रत्येक पल अपनी भुजा पसार करके स्वीकार करिएगा अपनी गलती और अपने आप को अपडेट रखिएगा। आपके लिए पूजा करने के लिए अगर आपने पूछा है, जैसे आपकी कुंडली में जो आत्मकारक ग्रह के रूप में मंगल उपस्थित होंगे, जो नवमांश कुंडली में आपसे भगवान सूर्य की उपासना या भगवान विष्णु की उपासना करने को कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको कभी भी इस कुंडली के हिसाब से अगर किसी भी तरीके से रत्न की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं आपको गुरु का रत्न पुखराज कह सकता हूं, क्योंकि
आपकी कुंडली में वो वर्गोत्तम है, बुध भी वर्गोत्तम है, तो गुरु के पास कम से कम ठीक ठाक होगा। दशमांश कुंडली में भी गुरु की स्थिति नीच की हो रही है, हालांकि उनका नीच भंग हो जाएगा क्योंकि शनि बैठे हैं केंद्र में और मंगल भी बैठे हैं, ये कारण इस वजह से। और वस्तुतः अगर आप उनकी स्थिति देखते हैं तो बाकी के अन्य चार्ट में भी जो गुरु की स्थिति बन रही है उसमें वो डिग्री के हिसाब से भी अच्छे ही हैं, 15 डिग्री के हैं, उनके पास बल है और सूर्य से 5वें बैठे हैं, ये भी अच्छा होगा। और उसके बाद मंगल उनको देख रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात होगी। 6वां भाव पे कम से कम मंगल की दृष्टि होना इसे साहसी और नेचर वाइज बड़ा अच्छा बना देता है। सूर्य के बाद चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे वो आपको राजसिक और ठाट बाट से जीवन जीने वाला, मतलब भौतिकीय सुख संसाधन की कभी भी कमी नहीं होती है। अगर इसकी कोई पूर्ति की दशा बता दूं तो मंगल की दशा में आप और बुध की दशा में आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। विवाह वगैरह के लिए आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी रहेगी, उसके अतिरिक्त बुध की दशा भी ठीक है। लेकिन एक और भी दशा जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी वो है गुरु में शुक्र या शुक्र में गुरु, अंतर प्रत्यंतर में भी आते हो तो विवाह किया जा सकता है, या शनि में जब चंद्रमा चलते हो या शनि में जब मंगल चलते हो तो भी। हालांकि कहा जाता है भार्या त्रिवर्ग कर्णम शुभशील युक्ता, ऐसे करके श्लोक है, तो अच्छी दशा में ही विवाह करना चाहिए, ऐसे अन्यत्र उल्टी पुल्टी दशाओं में विवाह मत करिएगा। ये आपकी कुंडली में अगर मैं कहूं तो षडबल में कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में सबसे पहले तो कमजोर नहीं है, और ये बहुत अच्छा हो जाता है कि आपकी कुंडली में शनि अच्छे बैठे हैं। हालांकि 12वें भाव के अधिपति का बहुत ज्यादा अच्छा होना भी ठीक नहीं होता है। चंद्रमा बहुत बढ़िया है, इस वजह से उनके पास बल होगा, तो आपका कम्युनिकेशन और कम से कम क्रिएटिविटी आपकी, ये 5वां भाव क्रिएशन का होता है, ये यश कीर्ति मान सम्मान और रिकॉग्निशन का होता है, तो उस भाव के अधिपति ही षडबल में है। मतलब आपके पास इतनी क्षमता होगी कि आपको लोग इसी क्षेत्र से जान सके, क्रिएटिविटी क्रिएशन होता है ना जैसे कला क्षेत्र, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में उसके योग हैं। और अभी दशा भी आपकी कुंडली में जो चल रही है वो एक अच्छे ग्रह की ही चल रही है, जो आपको और भी ज्यादा लाभकारी स्थिति में लेके जा रही है। 2024 के अगस्त तक और भी अच्छी चीजें होंगी। अभी भी दशा अच्छी चल रही है। राशि जो है वो कर्क की है और इसके आधार पर गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे जा रहे हैं। शनि आपकी कुंडली में भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, बस मन को अनियंत्रित मत होने दीजिएगा। डिप्रेशन में जाने की तो कोई आवश्यकता नहीं देख रहा हूं। चंद्रमा के पास वाले माता पिता को थोड़ा प्रमोट करना होगा कभी कभी, ये बात भी मैं देख रहा हूं, बिजली आ गई। तो ये स्थिति मैं बोल रहा था। अब एक बात बता दूं, नवांश कुंडली की जो स्थिति या फिर लग्न कुंडली में ही मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनके पास साहस है, बल है। जैसे आपको एक बात बड़ी अच्छी बताऊं कि मंगल ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को क्रिएटिव बनाते हैं। 5वें भाव से अगर मंगल का संबंध कहीं से बन जाता है तो बहुत अच्छा होता है। अब आपको मैं अगर खोजने को कहीं इस कुंडली में अगर कहूं कि मंगल का संबंध 5वें भाव से कैसे बन रहा है, तो आप कैसे देखेंगे मंगल का संबंध 5वें भाव से कैसे? क्योंकि मंगल की नीच राशि यहां बनी है, कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, और ये नीच राशि से तृतीय एकादश में गौर करिए तो चंद्रमा अपनी ही राशि के बैठे और इस भाव से 3 घर पीछे ही मंगल बैठे हैं। और एक बात और भी है कि यहाँ पे वो 2 नंबर की राशि में बैठे हैं। तो वृषभ राशि के मंगल व्यक्ति को देर से धन लाते हैं, पर वस्तुतः वो व्यक्ति कट्टरता से धन कमाने वाला हो जाता है और बहुत ही अनुशासित होकर के सारी विपरीत परिस्थितियों को लड़ करके, झगड़ करके, दूर करके अपने आप को स्थापित कर लेता है। मंगल मृगशिरा के और चंद्रमा पुष्य के, जिसके अधिपति शनि कई बार व्यक्ति को घर से दूर रखने का इशारा कर रहे हैं। मैंने माह वाले में बताई थी बात ग्रीष्म ऋतु के कारण, तो यहां पे भी वही बात दिख रही है कि व्यक्ति अगर किसी ऐसे क्षेत्र में जाए जहां उसको अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के काम करना पड़े तो निस्संदेह इसमें सफलता मिल जाएगी। बुध आपकी कुंडली में बुद्धिमान और यशस्वी। देखो अब जैसे बात बताता हूं, चंद्रमा उच्च राशि यहां बनी चंद्रमा की, और वो ग्रह अपने उच्च राशि से लाभ में जा रहा है, तृतीय एकादश में। केंद्र में होता तो अभी अच्छी बात हो जाती। 5वें भाव के अधिपति से गुरु निकट होके बैठे, पीछे शनि, थोड़ी बहुत समस्या, मतलब देर हो सकती है। दूसरे नंबर पे हो सकता है एक बार व्यक्ति असफल हो, दूसरे बार में सफल हो जाए, ऐसे भी योग बनते हैं, और उसको ज्ञान के सहारे आगे किया जा सकता है। मंगल जो है वो अपने ही नक्षत्र में है और बुध भी अपने ही नक्षत्र में है, रेवती के। इस कारण से कि अगर जन्म कुंडली में मंगल और बुध का प्रभाव अच्छा होता हो, दोनों अपने नक्षत्र में है, तो माइन्यूट लेवल पे जाकर के व्यक्ति को कला क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन सफलता दे देते हैं। इस वजह से अगर व्यक्ति बैंकिंग, फाइनेंस या स्ट्रैटेजिक लेवल पे काम करे, बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी बना करके उसका
फिगर आउट करके बहुत अच्छे तरीके से करे तो निस्संदेह बहुत ही सूक्ष्म अन्वेषण करता करके अपने आप को स्थापित कर सकता है। और मंगल और बुध की स्थिति जब कुंडली में अच्छी होती है तो व्यक्ति का स्किल बहुत अच्छा होता है, वो क्रिएटिव होता है। तो आपकी कुंडली में उसकी स्थिति बन रही है। पंचम भाव से 5वें बुध और मंगल का इस भाव से साहसिक ग्रह है, वो ठीक है, मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा, क्योंकि नवांश कुंडली में वो राहु के साथ है और जन्म कुंडली में बुध जो है वो यहाँ पे तो वैसे बैठे ही हैं, यहाँ पे भी मंगल जो है वो उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं और बुध जन्म कुंडली में स्वग्रही ग्रह के साथ। तो मंगल और बुध की स्थिति यहाँ भी अच्छी है, यहाँ भी कम से कम खराब नहीं ही कहूँगा, और यहाँ तो ठीक है। निश्चित रूप से आपको इस क्षेत्र में ही जाना चाहिए। अगर इस बार मैं एक बात कहूँ, ऐसे आपकी कुंडली में सफलता के योग चल रहे हैं पर बुध में ही बुध की दशा चल रही है, इस वजह से 2023 के 8वें महीने तक कुछ अनसुने सुने परिणाम भी मिल सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए और लगातार इसी चीज पे अगली बार मेहनत करने की आवश्यकता है। संभवतः आपकी कुंडली में 80% चांस होने के ही दिख रहा हूँ जिस परीक्षा में आप बैठे हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं एक बात बता दूं कि अभी के हिसाब से भी आपकी कुंडली में सफल होने के ही योग ज्यादा दिख रहे हैं। क्लियर है? अब आपको मैं इतनी सारी चीजें बता रखा हूं। अब एक बात और बताता हूं। विवाह करने के लिए वृषभ राशि, कर्क राशि अच्छी रहेगी, दिशा उत्तर बहुत अच्छा रहेगा, और दिन गुरुवार और सोमवार का बहुत अच्छा रहेगा। अंक आपके लिए हमेशा से 3 अच्छा रहेगा। क्लियर है? अब क्या बताओ? सूर्य हमेशा ही अच्छे परिणाम करेंगे 100%। चंद्रमा डिग्री में 4 डिग्री के हैं तो आपको संतुलित बनाने की आवश्यकता होगी, खुद को संतुलन में रखना होगा। मंगल और बुध आपकी कुंडली में 25% के साथ परिणाम देंगे। गुरु आपकी कुंडली में 100% हमेशा ही सत्य परिणाम देंगे और अच्छे परिणाम देंगे। शुक्र आपकी कुंडली के लिए 25% का परिणाम देंगे। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो उसमें जलन और पित्त की समस्या भी हो सकती है। कई बार मज्जा बनने में दिक्कत होती है, भोजन पे बहुत ज्यादा केयर करने की आवश्यकता होगी। शनि आपकी कुंडली में हमेशा, राहु और केतु की दशा भी आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी, गारंटी से लिख के देता हूं। अशुभ है आपकी कुंडली के लिए शुक्र शनि राहु केतु, पर फिर भी वो अभी आपकी कुंडली में कभी भी कमजोर परिणाम नहीं देंगे। शुक्र तो थोड़े बहुत कमजोर हो जाएं, पर शनि राहु केतु कभी भी आपकी कुंडली में खराब परिणाम नहीं करेंगे। उनका जो अपना बेसिक नेचर होता है वो ग्रह देता रहेगा। जैसे शनि की दशा में आपको अशांति का मन बड़ा खिन्न रहे, वो एक काम है उनका, वो करेंगे नहीं तो फिर ग्रह अपना काम करेगा नहीं, तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि प्रकृति के सारे नियम आपके लिए बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर फिर भी वो आपको कम से कम बड़ा ही ढाढ़स, साहस और बलवान बनाता रहेगा। आपको चीजों का ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट का उस समय व्यक्ति को बना देगा। बहुत ही सूक्ष्म व्यक्ति समझता है और जीवन में एक लेवल पे जाकर के अपने आप को स्थापित कर लेता है। ये चीजें मैं देख रहा हूँ। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। होरा कुंडली देख लेता हूँ। बाकी की चीजें, संतान वगैरह आपकी कुंडली में ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। पिता आपके लिए मजबूती से बने हैं और अगर वो व्यवसाय भी करते होंगे तो भी उनका कारोबार हमेशा अच्छा रहेगा। उसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात बता दूं, वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में थोड़े विलंब से मिलने के योग हैं। और मैं एक बात कह दूं तो थोड़ा सावधानी होकर के चलाना चाहिए। कई बार छोटी मोटी दुर्घटना के भी योग बनेंगे। बुध है, इस वजह से वात पित्त कफ अनकंट्रोल ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जल्दी किसी भी चीज को पकड़ने का प्रयास मत करिएगा, आराम से चलने दीजिए, चीजें ठीक है, अभी आपके पास वक्त बहुत है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।